तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। देखो हमने जो प्रीवियस टाइप्स करे हैं लिमिट्स के, आपको कितने समझ आए हैं? आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। x टेंडिंग टू पाई बाय 2 की लिमिट है एंड इट इज e tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e tan x प्लस 1। ठीक है, जल्दी जल्दी आपने इसका आंसर करना है। आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि हमने ये क्वेश्चन करा है और उसमें tan x की जगह कुछ और था। फंक्शन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अब tan x आ गया है तो tan x के कारण कुछ चेंज आएगा। अब देखो इस फंक्शन में समस्या क्या है, इस क्वेश्चन में पाई बाय 2 के ऊपर tan को प्रॉब्लम हो जाती है ना, और tan को अगर प्रॉब्लम हो रही है वहां पर, तो प्रॉब्लम किस तरह की है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करा एंड पाई बाय 2 की तरफ मूव करने के रास्ते भी दो हैं, इसके दो नेबरहुड हैं। हम पाई बाय 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट से, या फिर हम इसको राइट नेबरहुड मींस सेकंड क्वाड्रेंट से अप्रोच कर सकते हैं। और अगर दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, इन दैट केस दो नेबरहुड होने से क्या होगा, और यहाँ पर tan x इन्फिनिटी को अप्रोच भी करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, सेकंड में होता है नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव साइड से ना माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एंड अगर लेफ्ट नेबरहुड की बात करें तो वहां से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें कुछ चेंजेस, मतलब क्या है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको दोनों लिमिट्स चेक करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स अपना कैमरा सारे ऑफ कर दीजिए, है ना, और खुद को म्यूट भी कर दो, कैमरा बंद कर दो सभी, अपना अपना कैमरा बंद कर दीजिए। क्लियर? तो बताइए आंसर आया किसी का? मैंने आपको हिंट दे दिया, इनफ हिंट दे दिया कि इसमें दोनों लिमिट्स आपको चेक करनी है, तो आंसर आना चाहिए था अभी तक। कर रहा हूँ मैं आंसर इसका। देखो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, और राइट हैंड लिमिट भी, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, बट एक पॉजिटिव साइड से एक नेगेटिव साइड से, तो आंसर डिफरेंट आने के चांसेस हैं, तो दोनों साइड्स मुझे चेक करनी पड़ेंगी। लेफ्ट साइड का मतलब पाई बाय 2 की तरफ जाना तो है, लेकिन नेगेटिव साइड से, ई टेन एक्स -1 ई टेन एक्स +1, एंड दिस मीन्स पाई बाय 2 की तरफ मूव करेंगे बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एंड इट इज ई टेन एक्स -1 अपॉन ई टेन एक्स +1। देखो स्टूडेंट्स, अब ना क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसके आगे आपने वैल्यू लिखनी है। पाई बाय 2 के लेफ्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कहाँ को अप्रोच करेगा, लेफ्ट साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मैंने लिख दिया ई इन्फिनिटी -1 ई इन्फिनिटी +1। और यहाँ पर बनाइए पाई बाय 2 के राइट में, देखो मैं आपको tan का ग्राफ भी बता देता हूँ, अगर जरा सा भी आपको डाउट है ना कि कैसे चीजें वर्क करेंगी। ये tan x का ग्राफ है, और ये वैल्यू बीच में पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 के लेफ्ट में प्लस इन्फिनिटी है, इसके राइट में माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ई माइनस इन्फिनिटी -1 अपॉन ई माइनस इन्फिनिटी +1। अब इसमें देखो लेफ्ट साइड में दोनों इन्फिनिटी है, हाईएस्ट
सबसे बड़ी इन्फिनिटी को देखो बिल्कुल बराबर है, बराबरी की टक्कर है, तो इनका जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वो आंसर होगा, तो आंसर आ गया 1/1 विच इज 1। और इसमें देखो ई पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो ही होता है, 0 - 1/0 + 1, आंसर इज -1 है, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, जो ये वाला कंसेप्ट था ना, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, इसका सेकंड थर्ड रिपीटिशन है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसके साथ ही। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप नोट कर लें, मैं तब तक नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक उसको मैं लिख देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना, जैसे हम इन्फिनिटी की लिमिट पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी वाली लिमिट, इन्फिनिटी टाइप में, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमें कई बार एक्स को 1/t पुट करना पड़ा था, है ना। प्रीवियस एक दो लेक्चर में ये चीज करी है। और जब ये काम किया गया था तो लिमिट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई थी, x टेंडिंग टू जीरो, मीन्स t पुट कर दिया तो t टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट हो गई थी। तो अगर जैसे सिर्फ रूट इन्वॉल्व है, पावर 1/2 है, तो उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। इवन पावर 1/3 है तो उसका भी रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना आसान है। लेकिन जैसे पावर बड़ी हो जाएगी ना, 1/5 या मीन्स 13/20 कुछ वैसा हो जाएगा, इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, हमें मतलब क्वेश्चन वही है, सब्स्टिट्यूशन भी कर दी, सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर आपका जो ये है टाइप है, ये लिमिट 1 + x टेंडिंग टू जीरो, पावर n कुछ है, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो उन सारे क्वेश्चन में ना, अगर इसमें आपका कन्वर्ट हो चुका है, तो हम एक काम और कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे पिछले टाइप्स थे उसमें हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन यूज बायनोमियल थ्योरम इन सच क्वेश्चंस। और कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं अभी। बायनोमियल का यूज, बायनोमियल पढ़ा है ना आपने, बेसिक चीजें बायनोमियल की आती होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी बायनोमियल पता है, जस्ट उसका एक्सप्रेशन भी पता है, तब भी हम डील कर लेंगे सिचुएशन से। 1 + x⁻n का जो एक्सपेंशन होगा फॉर एनी इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, n की वैल्यू क्योंकि 2/3 भी हो सकती है, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट कैन बी एनी नंबर, एनी इंडेक्स। तो ये आएगा 1 + nx प्लस n × n - 1 / 2 x का स्क्वायर प्लस n × n - 1 n - 2 / 3 × 2 × 1। बेसिकली ऐसे चल रहा है, x⁻³ प्लस 1, और एक इन्फिनिटी तक चलता है, इनफाइनाइट टर्म्स होती है इसमें, एक इनफाइनाइट सीरीज बनती है। शायद आप इस एक्सप्रेशन के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ अवेयर है कि ये कैसे आया। यस सर। ओके फाइन, वेरी गुड। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये बनता कैसे है, ये उसी से आएगा, विच इज nc0 x⁻0 प्लस nc1 x⁻1 प्लस nc2 x⁻2। इसी से बना, nc1 nc2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि जो x है ना, ये 1 के कंपैरिजन में छोटा होगा ना, तभी आपका ये वाला एक्सप्रेशन वर्क करेगा। अगर 1 के कंपैरिजन में छोटा है, एक्सपेंड करके तो आप लिख दोगे यूजिंग सीरीज, बट लिमिट में सिर्फ तभी अप्लाई करना जब 1 से छोटा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व ढंग से होगा नहीं होगा। फिर तो बेटर होता है कि किसी और तरीके से कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होगा वो आप अभी समझ जाएंगे अगले ही एग्जाम्पल में कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सी दिस क्वेश्चन। और हाँ, एक इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आपकी लिमिट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है जो मैंने यहाँ पे लिखा,
ये ऑलरेडी कुछ ऐसा दे रखा है और साथ में जो एक्स की वैल्यू है एक से बहुत छोटी है, तब आपने अप्लाई करना। जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 - 2t प्लस टी स्क्वायर एंड होल पावर 1/3 -1 - 7t प्लस, ये तो बना बनाया क्वेश्चन है ऑलरेडी। पावर जो है इसकी मींस जो एक्स की वैल्यू है, जो 1 के साथ लिखी हुई वैल्यू है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसमें आपको बनाना नहीं पड़ा। लेकिन स्टिल एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बड़ा है एक्सप्रेशन, तो ये रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर रहा है, क्योंकि जो अंदर वाली वैल्यू रही, ये वाली वैल्यू, ये 0 को टेंड कर ही रही है यहाँ पर भी। और ओवरऑल देखेंगे तो ये 0 बन गया, अगर 1 - 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 0/0 फॉर्मेट भी है ये, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म भी देखो बन गई है, इट इज 0/0 फॉर्म भी बन रही है ना। तो यहाँ पर बाइनोमियल लगाया जा सकता है ऊपर वाली टर्म में। और जो मैंने आपको ये बात बताई ना कि एक्स की वैल्यू एक से बहुत छोटा होना जरूरी क्यों है, सोचो ना, अगर एक्स की वैल्यू एक से बड़ी हो जाए तो जो ये सीरीज है ना, इसका जो सम है ना, डायरेक्टली वो डायरेक्टली इनफाइनाइट आ जाएगा अगर एक्स की वैल्यू कितनी एक से बड़ी हुई। आप ऐसे समझ लो, एक से बड़ी वैल्यू का जब मैं स्क्वायर करूंगा, पावर 3 करूंगा, तो वैलिड नहीं बनेगा ना, वो डाइवर्जिंग नहीं, ये सीरीज फिर डाइवर्जिंग सीरीज हो गई। हम सम तभी कर सकते हैं जब सीरीज ही कन्वर्जिंग होनी चाहिए। कन्वर्जिंग अगर सीरीज है तो इसका सम हो सकता है, तो कन्वर्जिंग सीरीज के लिए मेरे को एक्स को एक से छोटा करना पड़ता है, ठीक है। तो तब ये इसका लॉजिक था। अब बात करें अगर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है सारी। तो ऐसा करेंगे कि लगा दो फॉर्मूला डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, बाद में देखा जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1 + nx, तो n की वैल्यू कितनी है। अब ना, मैंने आपको 1 + x का एक्सप्रेशन बताया, अगर आपको 1 - x का एक्सप्रेशन क्रिएट करना है तो ये भी सेम रहेगा। 1 + n, x की जगह आप -x भरते चलो जहां जहां x आ रहा है, प्लस n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2 -x का स्क्वायर एंड सो ऑन। सिंपल है, x की जगह -x भरते चलना है ऊपर वाले फॉर्मूले में, और बाकी सेम रहे। तो मतलब जो ऑड पावर्स रहेंगी वो माइनस किया जाएंगी और इवन पावर प्लस किया जाएगी। तो 1 + 1/3 इंटू -2t + t का स्क्वायर, ये x हो गया आपका। और स्टूडेंट इसके आगे ना, अगर आप देखोगे ना, t 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर में t बैठा है एक। अब अगर मैं इसके आगे की पावर लिखूंगा ना, मतलब मैं ये सेकंड वाली टर्म लिखूंगा, ध्यान से सुना जरा, यहाँ थोड़ा पॉज ले लो। अगर आप नोट कर रहे हैं देन स्टॉप राइटिंग फॉर सम टाइम। जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें टू राइट। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है टी की वेरिएबल की, वो 1 है। तो 1 से ऊपर वाले जितने भी टी आएंगे न्यूमरेटर में, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर का टी ऊपर जाके कैंसिल कैंसिल करेगा तो इससे बड़ी पावर सारी बच जाएंगी। और टी 0 को टेंड कर रहा है, और टी अगर 0 को टेंड कर रहा है तो वो सारे के सारे टी अपने आप खत्म होते जाएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पहले अब आप ऐसा मत बोल देना कि सर यहाँ तो टी स्क्वायर लिख दिया, तो देखो ये तो फर्स्ट टर्म, ये तो एक्स में ही आया ना। अब एक्स में टी स्क्वायर अगर मेरे में होगा वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर में टी की पावर 4 आ जाती, और ना ही एक्स पावर 3 लिखना है। तो ये इस एक्सपेंशन में और टर्म्स भी आएंगी, लेकिन वो सारी ऑटोमेटिकली 0 होती चलेंगी, तो मैं उनको नहीं लिख रहा। इसी तरह से सेकंड एक्सपेंशन, सेकंड वाली सीरीज की वैल्यू लिखते हैं 1 + 1/4, एंड इसमें भी 7 - 7t + 3t का स्क्वायर, इसकी पावर 1, यहाँ पे पावर 1 चली हुई है, पावर 1, एंड प्लस अदर टर्म्स। उन अदर टर्म्स को लिखने का जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी 0 होने वाली है।
ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि टी जीरो को टेंड करा, तो मैंने इनको नहीं लिखा जो अदर टर्म्स थी। ये बात स्टूडेंट्स आपको पता चली क्या, जीरो इनको मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यही इस क्वेश्चन में सबसे मेन फंडा है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। अगर आपको नहीं पता चला है तो मैं रिपीट कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा, अगर लेकिन पता लग गया है तो बता दीजिए। अगर माइक आपके वर्किंग है देन बोल के बता दो, अदरवाइज लिख के बता दीजिए चैट में। फिर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, ओके। देखो इसमें ऐसा है ना, एक छोटा एग्जांपल देते हैं आपके लिए। जैसे 1 + y की पावर मान लो कुछ है, n है लिमिट में, और y टेंडिंग टू जीरो, और नीचे मान लो y को लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एज इट इज मत लेना कि सर इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा नहीं आएगा, वो अलग इशू है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मुझे कौन तक कहाँ तक लिखना चाहिए इसको। तो ये आएगा 1 + n × y +n × n−1 /2 into y square +n × n−1 into n−2 upon 3 into 2 into 1 into y³ प्लस अदर टर्म्स भी आई होंगी, और नीचे y² चला है। जब ये अल्टीमेटली सॉल्व होना है ना, तो 1/y² मान लो यहाँ पे आ गया, प्लस एन वाई मैंने डिवाइड कर दिया, +n × n−1 /2, और ये y² कट गया यहाँ पे है ना, क्योंकि y² y ये कट जाएगा। ठीक है, और प्लस n × n−1 × n−2, जो थर्ड टर्म है ना, इसमें एक y बच जाएगा, और अगर एक y बचा हुआ है तो y देखो जीरो की तरफ जा रहा है, तो अगर y जीरो की तरफ जा रहा है तो देखो ये टर्म तो जीरो होगी ना, और जो अगली y4 की टर्म थी उसमें y² बचेगा, वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि y जीरो की तरफ जा रहा है। तो y की जो हाइयर पावर्स है जैसे y3 y4 y5 ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो उनको लिखने की क्या जरूरत है जब वो जीरो होने ही है, मैं ये बोल रहा हूँ। गुरलीन लगा पता आपको अभी, यस सर। पक्का ना? वेरी गुड। यस सर। ठीक है, बाकी ऑफलाइन मोड में ये चीजें थोड़ी बहुत रिपीट करूंगा ही करूंगा मैं फिर से, तो उस टाइम कर ही लेंगे। लेकिन ठीक है, ये लॉजिक है कि जो हायर पावर्स है वो जीरो होती है जीरो के लिमिट में, तो उनको नहीं लिखते। तो लिखना कहाँ तक है, जो डिवीजन वाली टर्म है, चाहे वो न्यूमरेटर की हो या डिनोमिनेटर की हो, जैसे यहाँ डिवीजन वाली टर्म टी थी तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 थी, तो मेरे को इससे बड़ी पावर्स नहीं लिखनी है। ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं टी² क्रिएट हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है इसमें, तो उसको लिख लो, जैसे यहाँ पे क्रिएट हो रहा था इसमें क्रिएट हो रहा था, तो उस टर्म को लिख लो, लेकिन उससे हायर पावर लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जीरो होने ही होनी है। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो देखो 1 से 1 कटेगा, और टी² की टर्म को मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप जीरो हो जाएगी, है ना। तो आंसर आएगा लिमिट। चलिए एक स्टेप फिर भी आपके लिए करके बता रहा हूँ, वैसे तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिखना चाहता था, लेकिन फिर भी एक स्टेप कर लेते हैं। -2t -t² ये बन गया इधर, एंड -1/4 -7t -3t का स्क्वायर। बाकी जो जीरो वाली टर्म जो मैंने नहीं लिखी, अब टी काट दो सबके, क्योंकि आप सोच के देखो ना, जो इससे बड़ी टी थे जितने भी, वो तो सारे वैसे भी कटने ही थे, तो उनको क्यों लिखे आप। एक जब टी कट जाएगा तो 1/3, यहाँ बचेगा -2, इसमें -t -1/4 -7 -3t, प्लस माइनस देख लेना स्टूडेंट्स, कोई मैंने स्किप ना किया हो, ये आपका काम है। एक बार चेक कर लूं मैं भी, फर्स्ट -2t -t² एंड माइनस इधर बाहर है, यस इट इज करेक्ट, ओके फाइन। तो जो टी जीरो की तरफ जा रहा है तो ये वो टर्म जीरो हो जाएगी, टी वाली टर्म, और जो बच जाएगा उसको आंसर में लिख लो, -2/3 +7/4। सो फाइनली आंसर विल बी एलसीएम 12 -8 +21, 21 में से 8 जाएंगे कितने, 13 बचेंगे, 13 / 12, दिस इज द आंसर। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है, और ये काम का कंसेप्ट है, मतलब यहाँ से जेई में ना क्वेश्चंस
आते ही हैं। अब ऐसा नहीं कि बाइनोमियल के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोला जाएगा कि ये सीरीज लगेगी बीच में, किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में लग सकती है, पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट टूल है। क्लियर? तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करना, आपके लिए मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए। क्लियर सी बात है कि इनफिनिटी वाली लिमिट्स हैं और इनमें ऐसा कोई क्लू नहीं है कि बाइनोमियल है क्या है, तो आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 + x⁻n कुछ वैसा बन रहा हो तो बाइनोमियल लगाई जा सकती है। तो इसमें देखो कैसे लगेगी, क्या यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर फर्स्ट, वैसे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं जस्ट इसमें हिंट दूंगा। अगर आप x की वैल्यू ना 1/t पुट करोगे तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रिड्यूस हो जाएगा कुछ ऐसे, लिमिट t टेंडिंग टू। अब इनफिनिटी वाली लिमिट आपको बताया मैंने, इसका सिर्फ सिंगल नेबरहुड होता है, वन साइडेड लिमिट होती है। और अगर ये वन साइडेड है, 1/∞ मतलब ये जीरो पॉजिटिव होगा, तो लिमिट आपकी रिड्यूस हो जाएगी t टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव ओनली। सिंगल साइड से चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है, जो सिंगल साइड से आंसर होगा वही लिमिट की वैल्यू आएगी। एंड x की पावर 1/3 है ना, तो x की पावर 1/t है, तो देख लो, और 1/t प्लस 1/t² तो एलसीएम आएगा 1 + 3t बनेगा आई थिंक, पावर 1/3 आप कंफर्म कर लेना। मैं और एक t नीचे जाएगा और यहाँ पे 1 - 2t 1/2 डिवाइडेड बाई टी। ये कुछ क्वेश्चन वैसा मेरे को रिड्यूस होते हुए दिख रहा है, आप इसको कंफर्म कर लेना, x की वैल्यू 1/t पुट करके शायद यही आएगा 1/t³ प्लस 1/3t² एलसीएम आएगा, एक t बाहर आ रहा है, एक सेकंड वाली टर्म से भी t बाहर आ रहा है। यस, ये इतने में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आगे आप कर ही सकते हैं बाइनोमियल लगा के। और बाइनोमियल जब आप लगाओगे भी ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, मैंने थोड़ा इसमें आपको t⁻1 से बड़ी वैल्यूज t⁻2 t⁻3 t⁻4 इन ये टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन में, फर्स्ट टर्म तक ही लिखना है, तो डायरेक्ट आंसर इसका बता भी सकते हो आप। और रही बात सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या खास बात है, कुछ तो होगा इसमें भी, बताओ कोई स्टूडेंट बताइए। अगर इसको हम कर 3ax एक्स आंसर बता रहे हैं आप सेकंड का? नहीं, सेकंड में क्वेश्चन में x + ax आगे। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, मैंने क्या लिखा है, मैं इसको क्लियर जैसा कर दूं। मैंने क्या x + a, ये ब्रैकेट है दीपांशु, रुको मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है x + a x + b है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अगर आपने ये क्वेश्चन मान लो कर लिया है किसी ने किस्मत से, तो उसके लिए फिर अगला क्वेश्चन भी है, जिसने अगर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको रिपीट जरूर करूंगा। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट था, अगले में क्यूब रूट कर दिया है मैंने, और टर्म्स भी 3 कर दिए, x + a है x + b है। जाहिर सी बात है कि बाइनोमियल की एप्लीकेशन तो इन सारे क्वेश्चंस में है ही, कुछ और कंसेप्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का इनफाइनाइट आएगा। फर्स्ट वाले का आंसर, आंसर मेरे पास अवेलेबल, आंसर तो मेरे पास नहीं है, मैं आंसर आपको कल लिख के दे दूंगा। इसमें फाइनाइट है। फाइनाइट वैल्यू होगी, इन्फिनिटी तो नहीं आने वाली, हर्ष इन्फिनिटी कैसे आ सकती है, फाइनाइट आएगी सर तो हम वही ठीक कह रहे, टक्कर है। फाइनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा वही कह रही। फाइन, हाँ यस, इट विल बी फाइनाइट, इन्फिनिटी आने के चांसेस नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे 1 + 3t/3 करेंगे। हाँ 3t की पावर 1/3 है ना, और सेकंड वाले में भी इनफाइनाइट नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता, आप देखो बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। आप ये देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था ना जजमेंट का, कि कैसे इन्फिनिटी आता है, यहाँ पर x की देखो कोफिशिएंट 1 है सेकंड में, और सेकंड वाले में भी जो x² का जो रूट के अंदर x² बनेगी सबसे बड़ी पावर, और रूट के बाहर जाके x ही दिखेगी, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 ही है।
तो हाईएस्ट पावर सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट भी बराबर है, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्मेट है, तो बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ये सेम है, तो इसका मतलब आंसर तो फाइनाइट होगा, यहीं से जजमेंट होगी फाइनाइट आंसर। आप सेकंड वाले को रैशनलाइज कर सकते हो पहले, ठीक है, रैशनलाइज करके कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। और थर्ड तो फिर आप खुद करेंगे, थर्ड का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप सेकंड कर लेंगे तो थर्ड अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स